I can. We can. I can. We can. I can. We can. सर, यहाँ पे तो इलाज करने का तरीका बहुत ही अलग है, मतलब बहुत ही दिलचस्प है। मुझे लगा कि यहाँ पे जैसे अस्पतालों में मरीज़ों का इलाज होता है वैसे ही यहाँ पर भी उनका इलाज ऐसे ही हो, मगर ये तो बहुत ही अलग ही सिस्टम है। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे इस अपने इलाज के तरीके के बारे में? आइए मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में और थोड़ी सी जानकारियाँ देता हूँ। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये जो नशा और नशे करने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम हैं जी, इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी है। पहला, ये एक मेडिकल रोग है जिसमें खाली इलाज दवाइयों के द्वारा होगा। दूसरा, कि इनका इलाज घर बैठ के अकेले में संभव नहीं है। इनका इलाज अपने जैसे लोगों के एक समूह में एडमिट होना है, भर्ती होना है, जहां पर इनका इलाज हो सकता है। तीसरा, इस बीमारी में 3 तरह के हिस्से हैं, घटक हैं, जिनमें वो रोगी, उसका परिवार और संस्था। एक सफल इलाज के लिए इन तीनों को एक ट्रायंगल की तरह मिलना होगा, तभी ये इलाज संभव है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने, मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा जागृत हो गई है। क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहेंगे? जी, सामान्य रूप से नशे का इलाज ये समझा जाता है कि नशे से दूर रखा जाए, नशे से इस आदमी को किसी भी तरह दूर रखें और ये ठीक हो जाएगा, जबकि ये सही इलाज नहीं है। इस बीमारी का सही इलाज ये है कि इसके व्यवहार में जो गिरावटें आई हैं, जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा, ये आदमी ठीक नहीं रह सकता है। मैं इस बात को आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। हमारे यहाँ पर जितने भी व्यक्ति इलाज में आते हैं, हमने ये देखा है कि वो कई सालों से एक तरफ से तो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से नियमित रूप से वो डेली 400 से 500 रुपए का नशा उनको चाहिए। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि घर वाले उनको तभी इलाज में लाते हैं जब उनके व्यवहारों में, जब वो उनकी बिहेवियर से परेशान हो गए। नहीं तो 5-6 साल तो वो घर में रहे, वो रोज उनको ऊपर से 400-500 रुपए का नशा कराते हैं। हमारे पास वो तब आते हैं जब वो पूरा परेशान हो गए होते हैं, लेकिन यहाँ आके कहते क्या है कि जी नशे से दूर रखो। कोई हमें ये नहीं कह रहा है कि हम इसके व्यवहार से, नशे से जो व्यवहार में गिरावटें आई उससे परेशान है, उससे दूर कर दो। और ये एक अजीब सा भ्रम है। जाग जाओ, और कब जागोगे? दिन सर पे चढ़ाया है। आज भी पूरे दिन सोने का इरादा है क्या? रोज कहते हो आज काम पर जाऊंगा, आज काम पर जाऊंगा, अब जाते क्यों नहीं? और ये कहते कहते तुम्हें 4 महीने हो चुके हैं। कुछ पता भी है घर का खर्च कैसे चल रहा है? हो गई सुबह सुबह, मुझे तो बस मौका चाहिए शोर मचाने का। मैं शोर मचा रही हूँ? असल में तो तुम आलस से भर गए हो। तुम्हारे निठल्ले होने में अब कोई कसर नहीं रह गई है, और नशे के सामने तुम्हारा मन काम में लगता ही नहीं है। नशा करके आज तक इसने जितने भी काम किए हैं वो सभी नाकामयाब हुए हैं, फिर भी इसने उनसे कभी जिंदगी में कोई सीख नहीं ली है। अब तो हालत ये हो गई है कि स्वयं का मूल्य तक भूल गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम के लिए भी नहीं बची है इसमें। हर सफल इलाज का लक्ष्य जो है
वो रोगी को उसके आलसीपन से एहसास करा के उसके कार्यों के प्रति जिम्मेवार बनाना है। ये जिम्मेवारियां निभाते हुए वो अपने स्वयं के मूल्य को पहचानता है और अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस प्राप्त करता है। अब ये सब ये जो उसकी गैर जिम्मेदारियां हैं, ये उसके कार्य तक ही सीमित नहीं रह जाती हैं, ये उसके जीवन के हर क्षेत्र में असर कर जाती है। जब वो अपने बच्चे के स्कूल का फीस अपने नशे के लिए खर्च करता है, जब वो बिजली का बिल अपने नशे के लिए खर्च करता है, या जब वो अपने घर का गैस सिलेंडर बेच के अपने नशे के लिए खर्च करता है, यहाँ पर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो ये सब करने के दौरान वो इतना लापरवाह हो जाता है, इतना बेपरवाह हो जाता है कि उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि शाम को मेरे घर की बिजली कट जाएगी, मैं अंधेरे में रहूंगा, मेरे बच्चे की आगे की पढ़ाई कैसे चलेगी, मेरे घर का खाना पीना कैसे हो जाएगा। इसे चुप करा दे वरना से गला दबा दूंगा। इसका गला क्यों घोट रहे हो? अपनी कमियां नहीं देखी जाती? ये क्यों रो रहा है? ये भूखा है और घर में गैस नहीं है इसका दूध गर्म करने के लिए, और गैस इसलिए नहीं है क्योंकि गैस के पैसे तो तुमने नशे में उड़ा दिए। और आज जो घर में बिजली नहीं है और हम अंधेरे में मर रहे हैं, वो भी इसी की नशे की लत का किया धरा है। और इतने पर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे इसी नशे की लत के चलते पिंकी का स्कूल भी छूट गया, क्योंकि पिंकी के फीस के पैसे तो तुमने नशे में उड़ा दिए। मैं फिर से दोहराता हूँ कि सफल इलाज रोगी को नशे से दूर रखने का ही नहीं है, बल्कि उसको जीवन के प्रति जिम्मेवार बनाना है। ये कोई भी छोटी या बड़ी बात हो सकती है, जैसे घर का रंग रोगन नहीं हुआ है, जैसे घर में पानी टपक रहा है, जगह जगह पानी टपक रहा है, उसने अपने बीमार कुत्ते को कई महीनों से डॉक्टर को नहीं दिखाया है, उसका जो स्कूटर और गाड़ियां हैं वो कई महीनों से सर्विस नहीं हुई है, आस पड़ोस के किसी भी सुख दुख में उसकी कोई सही नहीं है उसका, यहाँ तक कि वो अपने बीमार गिरते हुए शरीर का कोई भी ध्यान नहीं रखता। इलाज इन्हीं चीजों को उसको दोबारा से जोड़ता है और उसकी परवाह कराना सिखाता है। गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग सर। विक्रांत पुल अप। कि मैं जानना चाहता हूं कल शाम 7 बजे रैक रूम की लाइट किस भाई ने जलती छोड़ी। मेरा दूसरा पुलअप है, मैं जानना चाहता हूं कि कल रात 8:20 पर नंबर 2 सिंह का नलका किस भाई ने खुला छोड़ा। देख भाई आकाश, तुझे कितने महीने हो गए घर में आए? 2 महीने हो गए, तुझे अभी तक प्रार्थना नहीं पता। आज मैं तेरे को इस प्रार्थना का महत्व बताता हूँ। आप लोग आज के नाइटमैन हैं। जी सर। आप लोगों ने आज विश्वास कमाया है, इसीलिए आपको यह जिम्मेवारी दी जा रही है। जी सर। अभी तक आपने जो नशेबाज के ये व्यवहार देखे, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है ये, बस वो खाली लापरवाह और अपनी गैर जिम्मेदारियों को देखना ही नहीं चाहता है, और इसलिए वो अब झूठ बोलता है, वो अब लोगों को दोष देता है, वो अब हर अपनी छोटी छोटी बड़ी गलतियों को छोटा करने के जैसे हथकंडे अपनाता है। ये क्या, तूने हाथ तोड़ दिया? गाड़ी भी तोड़ाया तू चाहता क्या है? तू और तेरा नशा, ये क्या करके मानेगा? अब आप हर चीज के लिए मुझे और नशे को ही दोष देते हो। मैंने इतना नशा नहीं किया था कि होश ही खो बैठूं। ये तो सब सच बोलूंगे, सब आपकी वजह से हुआ है। जो आप हमेशा मुझे टोकते रहते हो, ये एक्सीडेंट सिर्फ उसी वजह से हुआ है, और ऐसा कोई बड़ा नहीं हुआ। एक्सीडेंट, छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है। कौन सा वो आदमी मर ही गया, मुझे थोड़ी सी चोट ही तो आई है।
आप तो खामखा इतना शोर मचाते रहते हो। थोड़ी सी चोट आई है, आज भी तू बहाने बना रहा है, अपनी गलतियों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये जो सब तू मेरे सर डाल रहा है ना, असलियत में तेरे नशे का नतीजा है, जो तू मानना ही नहीं चाहता। इसका असर अब तेरे व्यवहारों में भी नजर आ रहा है। इस माध्यम के द्वारा मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हमारे को इस 20 साल के अनुभव ने हमें ये सिखाया है कि हम में और समाज में नशे की समस्या को देखने के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा अंतर है। समाज के लिए नशे का इलाज है किसी भी तरह से उस रोगी को नशे से दूर रखना, जबकि हमारे लिए इलाज का मकसद है कि नशे से द्वारा आई हुई उसकी व्यवहार में जो गिरावटें आई है उसको ठीक करना। हमारा मानना यह है कि जब तक वो गैर जिम्मेदार रहेगा, जब तक वो झूठ बोलेगा, जब तक वो दोष देना शुरू करेगा आदि, वो कभी भी नशे से दूर नहीं रह सकता है। इसलिए यही कारण है कि हमारे यहाँ व्यवहारों का सुधार एक बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रीटमेंट का। इसी पे सारा जोर दिया जाता है। अतुलिंदर और विनय, आज आप फिर देर से उठे हैं, आज आप टाइम पर नहीं उठे हैं। ऐसे कैसे जीवन चलेगा सोते सोते? तुम ये नहीं समझ रहे कि यहाँ पर तुम आए किस लिए हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल टोटल चेंज हो गया था, उसको दोबारा से चेंज करना है, तुमको उसी लाइफस्टाइल में फिर से जाना है। आपने अभी तक उसकी जितने भी व्यवहार की गिरावटें देखी, उसका एक ही उद्देश्य है और वो है अपने नशे की पूर्ति करना। और जब उसके ये हथकंडे खत्म हो जाते हैं या जब वो इन हथकंडों में फेल हो जाता है, तो अब उसके पास एक ही तरीका रहता है, वो है अपने घर वालों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। वो डरा के, उन्हें गुस्सा करके, उन्हें उग्र होके, उन पे चिल्ला करके और आखिर में आत्महत्या करके उन्हें डराने का प्रयास करता है। दिमाग खराब हो गया क्या? सुनाई नहीं देता कि ऐसे 500 रुपए मांग रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं है। मुझे पैसे दे दो वरना मैं आज अपने आप को खत्म कर दूंगा। तुम्हारे नशे के लिए एक भी पैसा नहीं है। तुम्हें जान देनी है दो, जो करना है सो करो। वैसे भी रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो चुकी हूँ। आज मैं तुम्हें अपने आप जान देके दिखाता हूँ। ठीक है, आज तो मैं अपने आप को खत्म करके ही दम लूंगा। अब पता चलेगा सबको, मना लो खुशियाँ। मैं तो दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा, रखना अपने भाई संभाल के अपने पास ही। ये क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? मैं हूं ना अभी। इसकी मुस्कुराहट तो कुछ और ही बता रही है। मैं तो डर गई थी कि ये सच्ची में अपनी जान ना दे दे। अब मुझे पता चला कि रोगियों के आत्महत्या करने का प्रयास बस एक दिखावा है। अक्सर जब नशेबाज आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जैसे नस काट कर, फांसी लगाकर, ट्रेन के नीचे आकर, उसका मकसद जान देना नहीं होता है। वो अपने घर वालों को डरा धमका के और उनको किसी भी प्रकार से बावुक करके उनसे पैसे निकालना चाह रहा होता है। एक अध्ययन के अनुसार 98% नशेबाज जब भी आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो उनका केवल पर्पस अपने घर वालों को बावुक करके अपना उल्लू सीधा करना होता है। जैसे जैसे नशेबाज का नशा बढ़ने लग जाता है, वो अपने आप को एक हारे हुए व्यक्ति की तरह देखता है। अब उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में नाकामयाबियां मिलनी शुरू हो जाती है। वो अपनी जिम्मेवारियों को समझने और महसूस करने के और स्वीकार करने के बदले में वो अपने आप को बेचारा मानने लग जाता है और हमेशा रोता रहता है। जैसे जैसे उसका नशा बढ़ने लगता है, वो अपने लोगों से, जो उसके निकटतम लोग हैं, उनसे अपने आप को दूर करता है और एक दिन अकेलापन महसूस करता है। वो अपने अकेलेपन को सही कारण ढूंढने के बदले में वो क्या करता है, वो अब अपने लोगों को ये कह के दोष देता है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मेरे को कोई समझता नहीं है, तुम मेरे दोस्त नहीं बचे हो। ये बहुत अकेलापन एक दिन उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। हर सफल इलाज इस आत्मसम्मान को प्राप्त करने की कला को अगर उसको ना सिखाए तो वो ट्रीटमेंट अधूरा है। इसलिए हर ट्रीटमेंट में उसको इस खोए हुए आत्मसम्मान को वापस प्राप्त करने की कला को समझाना पड़ेगा।
एक वो दिन था जब मैं नशे के लत के चलते अपने जीवन को बर्बाद करने जा रहा था, पर आज मैं इस जीवन का मूल्य समझ पा रहा हूँ। कितना सुंदर है ये जीवन, कितनी उम्मीदें हैं आज, कितने सपने हैं पूरे करने को। मुझे अब भविष्य उजाले में नजर आ रहा है। मैं सराहना करना चाहता हूं जीशान की। आपने ये जो कुछ भी देखा ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये छोटा सा लिया गया मजा कब सजा बन गया इस आदमी को पता भी नहीं चला। कई सालों पहले एक छोटी सी भूल एक दिन इतनी बड़ी कीमत चुकाएगा ये इसको ये पता भी नहीं था। और यही गलती उसके घर वाले भी करते हैं। वो इसके इलाज के लिए तब जाग जाते हैं जब बहुत देर हो जाती है। तब तक इस आदमी ने अपने जीवन का सबसे बड़ी कीमत चुकाई होती है। हमारे यहाँ जितने भी लोग इलाज के लिए लाए जाते हैं वो पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से खोखले हो जाते हैं। कमजोर एवं बीमार शरीर, आलस से भरा हुआ, काम करने की कोई भी इच्छा नहीं, जिम्मेवारियों का कोई एहसास नहीं, किसी की भावनाओं को नहीं समझना, उल्टा भावनात्मक ब्लैकमेल करना, जगडालू होना, उग्र होना, आखिर के दिनों में नशेबाज के ये लक्षण अब हो जाते हैं। उसको अब जिंदगी जीने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है। हर चीज के लिए उसको नशा चाहिए। खुश रहने के लिए, दुख मनाने के लिए, रोने के लिए, हंसने के लिए, सुबह नींद से उठने के लिए, शाम को सोने के लिए, खाना खाने के लिए, किसी की बात को समझने के लिए, यहाँ तक कि अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, हर सुख दुख जीवन नशा उसकी जिंदगी का एक ढंग बन गया है। नशा उसका भगवान बन जाता है। आलोक निरंजन सब दुख भंजन। उसकी प्रार्थनाओं में भी अब नशे की प्राप्ति के लिए ही प्रार्थनाएं होती हैं। अब उसका लाइफस्टाइल नशे से ही जुड़ा हुआ है। उसकी अपनी हर बात को व्यक्त करने के लिए नशे का सहारा लेना होता है। सर, मेरे दिमाग में ये सवाल काफ़ी समय से है। अगर शफा होम का कोई भी निवासी या कोई लड़का नियमों का पालन नहीं करे तो उस परिस्थिति में आप क्या करते हैं? मैं जानता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये सवाल अक्सर घर वाले चाहने के बावजूद भी नहीं कह पाते हैं। अच्छा। असल में आप ये कहना चाहते हैं कि क्या हम बल प्रयोग द्वारा अपने निवासी पे ये नियम थोपते हैं? इसका सीधा उत्तर है नहीं। लेकिन नहीं कहने के बावजूद भी हमें इस सवाल को और एक दो तरीकों से देखना पड़ेगा। जैसे जब एक नया निवासी हमारे समूह में आता है तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं का खुद ही निपटारा हो जाता है, क्योंकि ये सारे लोग उसके लिए अजनबी होते हैं और वो अपने परिवार वालों की तरह उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता है। नंबर 2, हमारे यहाँ पर 3 मुख्य नियम है और इन नियमों पर हम सख्ती से अमल करते हैं और इन सब में से शारीरिक मारपीट किसी भी तरह से करना अलाउड नहीं है। हम ना करते हैं तो अपनी प्रणाली में दृढ़ता से विश्वास रखते हुए कहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी यहाँ के निवासी अपने असामान्य व्यवहार से हमें इतना मजबूर करते हैं कभी कि हमें बल प्रयोग करने के सिवा और कोई उपाय नहीं रहता है। जैसे जब वो भागने का प्रयास करता है, जैसे जब वो आत्महत्या का प्रयास करता है या अपने किसी साथी को मारने की धमकी देने का प्रयास करता है। सिर्फ ऐसी ही गंभीर परिस्थितियों में जो कभी कभी उत्पन्न होती है और ना चाहते हुए भी हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी गलती के लिए सजा या दंड नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिससे वो आदमी सीख सकता है, जिसको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं। शफा के इलाज की प्रक्रिया में रोगी के परिवार की भूमिका को पहले दिन से ही समझा गया है। अच्छा। इसलिए रोगी के साथ साथ में उसके परिवार के साथ भी काम किया जाता है। पहले दिन से ही शफा में उसकी परिवार की सहायता के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक काउंसलिंगों का आयोजन किया जाता है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मजा नहीं आया? आवाज जोर से आनी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। हम आज फिर यहाँ जमा हुए हैं एक फैमिली मीटिंग के लिए।
आज का फैमिली मीटिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर ली है हमने, क्योंकि हमें कई समय से ये सवाल बार बार आ रहे थे कि कई सवाल हैं आपके जो आप फैमिली मीटिंग्स के टाइम में नहीं पूछ पा रहे हैं। सो हमने इस दफ़ा कोशिश की है कि आज फैमिली मीटिंग में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपके सवाल होंगे और मेरे सहयोगी आपके जवाब देंगे। यहाँ इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं हमने मिक्स करके लाए हैं। इसमें खाली हमारे स्टाफ के लोग नहीं हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट में से गुजरे हैं, जिन्होंने ट्रीटमेंट को जिया है, और वो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपके साथ अपने अनुभव के आधारित आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि मेरे बच्चे ने जब नशा छोड़ा उसे तकलीफ तो बहुत हुई होगी। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपने नशा कैसे छुड़वाया? नशा एकदम से छोड़ा या नशा धीरे धीरे छुड़ाया गया? मैं समझ सकती हूँ कि परिवार होने के नाते इस तरह के सवाल मन में आने लाजमी है, लेकिन मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए यह बताना चाहती हूँ कि विज्ञान ने आज तक नशे को छुड़ाने के लिए कोई भी दवाई नहीं बनाई। हमारे यहाँ भी विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह की दवाई का यूज नहीं करते। हम केवल योगा और नेचुरोपैथी पर जोर डालते हैं। दवाइयों के साथ साथ हम इसका इलाज जो है मंदिरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, प्रसाद मांगते हैं, तावीज़ पहनाते हैं अपने बच्चे को ताकि नशा छूट जाए, लेकिन ये भी इलाज का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर केवल नशे के द्वारा हुए शारीरिक रोगों का इलाज ही दवाइयों और डॉक्टर से होता है, जैसे लीवर खराब होना, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना। और नशा थोड़ा थोड़ा करके बंद करना ये तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरा एक सवाल है, मुझे अपने हस्बैंड के ठीक होने की बिल्कुल भी संभावना नज़र नहीं आ रही है। कई जगह उनका इलाज कराया है लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो कभी ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। यहाँ सवाल उनके ठीक होने से पहले आपकी निराशा का है। आप तो यही मान के बैठे हैं कि वो कभी ठीक होंगे ही नहीं, यानी वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। इसके साथ साथ आपने आज तक इलाज कराने के जितने भी तरीके अपनाए वो सब अनप्रोफेशनल थे। आपने पूजा पाठ, जादू, टोना टोटका इनका उपयोग किया। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या किसी भी बीमारी का इलाज पूजा पाठ है, जादू टोना है? मेरा यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, संभव है, लेकिन इसके लिए आपको प्रोफेशनल की मदद लेनी होगी। और परिवार इसकी गलती या कमियों को भी कम कर करके बताता है, जैसे ये तो सिर्फ शराब ही पीता है, या उसकी गलतियों का दोष उसके काम पे उसके दोस्तों को देना। मैं अखिलेश जी की बात से सहमत हूँ। हद तब हो जाती है जब परिवारजन यह कहते हैं कि उसके बुरे ग्रह चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या किसी के बुरे ग्रह चलने और नशे का आपस में कोई संबंध है? या हम स्मैक को छोड़कर घर में शराब पीने की सलाह दे देते हैं, या उसे नियंत्रण में पीने को कहते हैं? और तो और परिवार वाले हमारे यहाँ के अजीबोगरीब सवाल करते हैं, जैसे क्या वो खाता भी है, क्या वो सोता भी है, क्या वो हंसता भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी आप लोग नीचे बैठे थे तो क्या आप आपस में बात नहीं कर रहे थे? क्या आप आपस में हंस नहीं रहे थे? इसी तरीके से जब 50 लोग एक कमरे में बैठते हैं तो वो उनके साथ बातें करता है, हंसता भी है, और ये सब आपकी भावनाएं हैं, बस और कुछ नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन। फैमिली के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ बताया, पर एडिक्ट के बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। वैसे तो आप एडिक्ट को मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो वो आज आया है, इससे पहले वो आपके यहाँ ही रह रहा था। लेकिन आपको मैं ये सच जरूर बताना चाहूंगी कि वो व्यक्ति जितना जमीन के ऊपर है उससे ज्यादा जमीन से नीचे है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो शख्स है जो इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने नशे के लिए जी रहा है। वो जो कुछ भी करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है, अपने नशे के लिए। उसको अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, यहाँ तक कि अपने शरीर से, काम से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सही कहा सिद्धार्थ आपने। जो प्यार, परवाह और चिंता आप बिना किसी शर्त के उसे देते हैं, वो उसकी भी परवाह नहीं करता है। वो एक तो बहुत आलसी है, कामचोर है, उसका काम करने को कोई मन ही नहीं करता, ऊपर से इतना अहंकारी है कि अपनी कमी को कभी देखता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे खाना। उसके जीवन में कोई दिनचर्या, कोई नियम नहीं है। वो किसी दिशा में ही काम नहीं कर रहा है, ना ही नियम ले पाता है। काम ना करके अपनी गैर जिम्मेवारियों को दर्शाता है। बिल्कुल, उसके अंदर बहुत सारी सकारात्मक आदतें हैं, बहुत सारी अच्छी खूबियां हैं, लेकिन उन्हीं सकारात्मक आदतों को, खूबियों को अपने जीवन बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो एक नंबर का झूठा है, झगड़ालू है, और तो और वो अपनी कमियां हमेशा दूसरों के ऊपर डालता है।
वो कभी भी काम पे नहीं जाता है और हमेशा आज का काम कल पे टालता है, जो कल कभी नहीं आती है। इसीलिए हम कहते हैं वो एक नंबर का, वो बहुत चतुर है, चालाक है और मायावी है। एक प्रश्न मेरा भी है, अगर इलाज शारीरिक नहीं है तो इलाज है क्या? ये केवल एक शारीरिक रोग नहीं है। अगर ये केवल एक शारीरिक रोग होता तो रोगी को कुछ दिन नशे से दूर करके इसका इलाज संभव हो जाता, परंतु असल में ये जो समस्या है, ये समस्या नशे के चलते आई, उसकी व्यवहारों में और उसकी सोच में जो गिरावट है, ये उस चीज़ की समस्या है। और जब तक इस समस्या पे काम नहीं किया जाएगा, इलाज संभव नहीं है। एक सफल इलाज में जब तक रोगी अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर को दोबारा ना पाले, ये इलाज पूरा नहीं हो सकता। उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा, उसको सही निर्णय लेने की कला सीखनी होगी, इच्छा और ज़रूरत में अंतर समझना होगा, उसको कल को छोड़ के आज और अभी में जीना होगा, अपने आप को व्यक्त करना सीखना होगा और आखिर में आत्मगौरव और अहंकार के बीच में जो एक पतली सी लकीर है, उसको समझना होगा। एक सफल इलाज जीवन जीने की एक कला है। जीवन को हर दिन एक उत्सव की तरह मनाना है और हर दिन नशे के बिना खुशी से जीना ही एक सफल इलाज का असली मकसद है। मुझे ना एक सवाल और करना है आप लोगों से। आपके ना इलाज का तरीका तो बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन ये बहुत लंबा है, जबकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाहर और भी बहुत छोटे छोटे विकल्प हैं हमारे पास में इलाज के। दवाई देकर इलाज छुड़ाना शराबी को, वो भी बिना बताए, या फिर मेडिकल हॉस्पिटल से रिलेटेड है, या फिर नर्सिंग होम है, और इनमें बहुत ही कम टाइम लगता है। अब मैं निर्णय ही नहीं ले पा रही हूँ कि इलाज आपके यहाँ कराऊँ या वो इलाज ज़्यादा बेटर है। देखिए, अब जरा इसे गौर से सुनिए। ये हम सबको समझने की बात है कि नशा हमारे जीवन में हर एक पहलू पे असर डालता है। इसके मुख्य रूप से 4 भाग हैं: शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। बिल्कुल, एक सफल इलाज तब तक संभव नहीं है जब तक बीमारी के इन 4 चरणों पर पूर्ण रूप से काम ना किया जाए। आपने अभी जिन इलाजों के बारे में बताया है, वे सारे इलाज शारीरिक स्तर पर जोर डालते हैं, जो कोई इलाज नहीं है। सच पूछो तो विज्ञान ने अभी तक ऐसी किसी भी दवाई का निर्माण नहीं किया जो नशे को छुड़वा सके। और शारीरिक समस्या तो इस बीमारी का एक बहुत छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा तो मानसिक है, बड़ा हिस्सा तो व्यवहारों में आई उसकी गिरावट का है, उसकी हरदम नशे की बारे में सोच का है और एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का है। और अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ने का है, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करने का है, अपनी खुशियों को नशे में तलाशने का है, अपने दुखों को नशे में भुलाने का है, और तो और अपने संबंधों की कदर नहीं करने का है। और मुख्यतः इच्छाओं और जरूरतों में अंतर ना जानने का है। वह व्यक्ति इस समय अपने नशे को अपना भगवान समझता है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि शफा में इन 4 भागों में आई कमियों पर काम किया जाता है। इसीलिए यह इलाज लंबा जरूर है, लेकिन संपूर्ण है। सर, मेरी भी कुछ जिज्ञासा बढ़ गई है। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने अभी तक कोई ऐसा अध्ययन किया है जिससे कि ये पता चल सके कि इतना लंबा इलाज लेने के बाद ठीक रहने वालों का अनुपात क्या है? और मैं जानना चाहता हूँ, दोबारा नशे में आ जाने के बाद उसका मुख्य कारण क्या है? जी, सबसे पहले तो दोबारा नशा कर लेना या रिलैप्स हो जाना, इस बारे में हमारी सोच एकदम साफ है। दोबारा नशा कर लेना इलाज का अंत नहीं है। दोबारा नशा करना या रिलैप्स होना तो रिकवरी के सिक्के का दूसरा पहलू है। रिकवरी और रिलैप्स एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रिलैप्स के बाद भी रिकवरी संभव है। देखिए, जब कोई बच्चा अपनी कक्षा में फेल हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे। हम उसको तब तक दोबारा एग्जाम दिलाते हैं जब तक वो पास ना हो। इसी तरह हम उसका इलाज तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो एक नशा मुक्त जीवन जीना ना सीख जाए, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करके
एक अच्छा जीवन न व्यतीत करे। अगर हम ही पीछे हट जाएंगे तो उसका क्या होगा? अगर अटेंडेंट ही निराश हो जाएगा तो मरीज का क्या होगा? अब आपके सवाल का एक बहुत सीधा और लंबा जवाब देता हूँ। सामान्यतः हमने एक अध्ययन में ये पाया है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो रिलैप्स रेट होता है वो 20% होता है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है वो 50% होता है। और मुझे ये बहुत गर्व है आपको बताते हुए कि शफा का जो रिकवरी रेट है वो 78% का है और बाकी जो 22% ठीक नहीं हो पाते, उनके ठीक ना होने का एक मुख्य कारण उनका इलाज को बीच में ही छोड़ देने का है। जब मैं रिकवरी की बात करता हूं तो मैं उन लोगों की बात करता हूं जिन्हें कम से कम रिकवरी में 5 साल से अधिक हो गए हैं। हमारे अध्ययन के जो हिस्से हैं वो केवल एक मरीज को नशे से दूर रखने में ही नहीं बल्कि उसका जीवन को एक उत्सव की तरह व्यतीत करने में और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने पर निर्भर करता है। यहाँ यह बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब मैं 78% लोगों की बात कर रहा हूँ तो ये 78% लोग वह लोग हैं जो इलाज के सभी 4 चरणों को पूरा करते हैं, क्योंकि अधूरे इलाज से चले जाना रिलैप्स का एक मुख्य कारण बन जाता है। और यहाँ यह भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि हर साल अनुमान 40% लोग इलाज को अधूरा ही छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि नशे के इलाज के बाद भी व्यक्ति का ठीक ना होने का मुख्य कारण परिवार वालों का अपनी भूमिका को नहीं समझना है। लेकिन यह बात मैं आपको साफ शब्दों में नहीं समझा पाऊंगी, इसके लिए आपको अपने उदाहरणों से ही समझना होगा। जब वो नशा कर रहा होता है तब भी हमने जाने अनजाने उसकी मदद की है, उसको नशा करने में हमारी तरफ से मदद हुई। और आज जब वो इलाज में है तब भी हम अपने रोल को ना समझते हुए उसकी बातों में आकर उसको अधूरे इलाज से ले जाते हैं। जब आप शुरुआत में अपने रोगी से यहाँ मिलने आते हैं, अर्थात पहली फैमिली मीटिंग के लिए आते हैं, तो वह अपने यहाँ ना रहने की प्रबल इच्छा को अनेक उदाहरणों से आप लोगों के सामने रखता है। जैसे रोकर, चिल्लाकर, गुस्सा कर कर, आपके सामने गिड़गिड़ाकर, यहाँ की शिकायतें कर कर, जिसके परिणाम स्वरूप आप यहाँ से उदास होकर, परेशान होकर, मायूस होकर चले जाते हैं। लेकिन सच मानिए, उसी के 1 घंटे पश्चात यहाँ पर एक डांस सेशन होता है जिसमें वह व्यक्ति जोर जोर से मस्त होकर नाच रहा होता है। घर वाले भी अपने बच्चों के चोचलों में उनका पूरा साथ देते हैं। हद तो तब हुई, एक फैमिली मेंबर्स अपने बेटे के पालतू कछुए को लेकर फैमिली मीटिंग में उसे मिलवाने के लिए लाई, और दूसरी फैमिली ने तो हमारे कोटद्वार के सेंटर में चिकन मंगवाया होटल से और जिद करने लगे कि हम उसको अभी ही खिलाएंगे, जबकि हमने उनको ये समझाया भी कि हमारे यहाँ हर संडे को चिकन बनता है, लेकिन वे माने ही नहीं। शायद उनके पास अपने बच्चों को खुश करने के तरीके नहीं बचे, इसलिए इलाज में आने के बाद भी अपने बच्चों को मिलने आते हैं, उनको जिम्मेवार नहीं ठहराते। उनसे मिलने के लिए आते हैं तो ऐसे मिलने के लिए आते हैं कि कोई पर्पस ही नहीं है। फैमिली मीटिंग में आने का पर्पस उनका बस यही होता है, एक मिलने के लिए, कुछ सीखने के लिए नहीं आते। जेल में जैसे कि मिलाई होती है, घर वाले आते हैं जेल के कैदी से मिलने के लिए, उस तरीके से आते हैं। यस सर, आपने हर बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से समझाया। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, वो ये कि इसमें परिवार का क्या रोल होना चाहिए? दूसरा, इस इलाज का आखिरी और चौथा चरण कौन सा है? जी, मुझे भी लग रहा है कि आज कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया है, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आप सारी बातों को अच्छे से समझ गए हैं। इलाज का आखिरी चरण फॉलोअप का और फ्यूचर प्लानिंग का होता है। हमारा मानना यह है, जो जीवन जीने की कला रोगी ने यहाँ पर सीखी वो हमें बाहर की दुनिया में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। उसी वजह से वह नशा मुक्त जीवन व्यतीत कर पाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। फोर्सेज एक रियलिटी चेक की तरह है, जिसमें सभी मेंबर्स अपने आखिरी चरण में बाहर जाते हैं, विभिन्न पर्यटक स्थलों पे, धार्मिक स्थलों पे, और वहाँ जैसे हरिद्वार, शिमला, और सिनेमा देखने जाते हैं, थिएटर्स देखने जाते हैं, विभिन्न कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, शफा को रिप्रेजेंट करते हैं, और विभिन्न सरकारी दफ्तरों पर जाते हैं, वहाँ जाके इंटरेक्ट करते हैं और एक बाहरी समाज में जीवन जीना सीखते हैं। आखिरी में बाहरी समाज में अपना इम्तिहान लेकर बाहरी उत्तेजनाओं और आकर्षणों से
अपने आप को बचा पाकर नशा मुक्त जीवन जी पाते हैं या नहीं। इसी चरण में शफा रोगी को करियर, नौकरी, पढ़ाई से संबंधित सुविधाएं प्रदान करता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज तक आपने मोह और ममता का चश्मा पहना है, जिसके कारण उसको कोई फायदा नहीं हुआ, अब आप उसके बड़बोलेपन, बड़ी बड़ी बातों में और वायदों में ना आए, क्योंकि सच तो यह है कि आप आज तक उसे जान ही नहीं पाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वह वो व्यक्ति है जो जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे भी। उसको समझने के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके लिए आपको हमेशा हमसे जुड़ के रहना पड़ेगा। उसके जीवन में जो भी निर्णय ले उसमें हमारी भूमिका रखनी पड़ेगी। आज हम यह फैमिली मीटिंग यहीं पर हमारी पवित्रता की प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं, जिसका एक ही सार है कि हमें अपने आप को देखना होगा, दूसरों को नहीं। हम आज तक यही करते आए हैं। हम उस रोगी को बदलने का प्रयास करते आए जिसमें हम विफल रहे। तो आज उसमें बदलाव लाने के लिए हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा। तो आइए मिलकर उस प्रभु से आत्म शांति और आत्मशक्ति मांगे। सभी प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, जिस भी भगवान को मानते हैं उसे मन में याद करेंगे और मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराएंगे। हमारी पवित्रता की प्रार्थना। हे प्रभु, हमें इतनी आत्मशक्ति और आत्म शांति दे उन परिस्थितियों को स्वीकार करने की जिन्हें हम नहीं बदल सकते, और हिम्मत दे उन परिस्थितियों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। सद्बुद्धि दे इन दोनों में अंतर जानने की। हम किसे बदल सकते हैं? अपने आप को, और किसे नहीं, दूसरों को। Nothing to worry, nothing to fear. The future is brighter. Tending to care, tending to care. के जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा